And when I say different optical density, it means what? Speed of light is different in the two medium. Suppose this is medium 1 and this is medium 2. Here speed of light is C1 and here speed of light is C2. Right? Now what we have to do is we have to understand laws of refraction on the basis of Huygens principle. ठीक? So suppose करो ये plane wavefront है. So plane wavefront AB. ये सीधा अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, ये AB बन गया यहाँ पे PQ. So to trace the wavefront from this to this is easy, right? This means तो यहाँ से यहाँ तो ऐसा सीधा आ जाएगा, हमको टेंशन नहीं. इसके आगे कैसे प्रोपोगेट करेगी वेवफ्रंट? इसके आगे वेवफ्रंट कैसे ट्रेस करूं? AB सबसे पहले कहां पे टच कर रहा है? P पे. सबसे लास्ट वो Q वाली रे आगे आएगी, राइट? तो मुझे इसके आगे यहाँ पे वेवफ्रंट कैसे दिखेगी वो ट्रेस करना है. तो क्या क्या प्रिंसिपल हमारे पास? वी हैव हाइगेन्स प्रिंसिपल. Every point on the wavefront acts as a secondary source and emits secondary wavelets of its own, right? तो सबसे पहले यहाँ टच करी तो ये क्या बन गया? ये बन गया सेकेंडरी सोर्स. सबसे लास्ट ये रे आ रही है. सपोज इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने को टाइम लग गया T. सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? सो R नाम दे देता हूँ. ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? QR. QR कितना होगा? C1T. So QR is C1T, right? Okay. अब देखो, सबसे पहले जब रे यहाँ पे टच किया था कहाँ पे? P पे. तो यहाँ से जो सेकेंडरी वेव्स निकली होंगी, those waves will reach a spherical surface of radius C2T. Of radius C2T. Suppose C2 is less than C1. यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं कम है. तो क्या होगा? यहाँ पे स्पीड C2 है, तो T सेकेंड्स में वो सारी वेव्स कहाँ पहुंचेंगी? C2T. स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस C2T. तो यहाँ वाली वेव्स यहाँ पहुंच चुकी हैं और ये वाली वेव यहाँ पहुंच चुकी है. तो बस अब इससे आप क्या करो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो. नहीं, इससे आपने क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है. ये डिस्टेंस थोड़ा सा बराबर ही हो गया. C2T विल बी लेसर देन C1T. इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ. यहाँ से अब इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए. तो ये है, इसका T बना देता हूँ. So RT represents the refracted wavefront PQ. Do you agree to this? Hello. आवाज आ रही है? हाँ सर. हाँ. ओके. एक बार रिपीट करो. हाँ. सी हाइगेन्स प्रिंसिपल आपको याद है? हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या था? एवरी पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स एंड एमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ इट्स ओन, राइट? अपनी खुद की सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करता है, राइट? एंड T सेकेंड्स के बाद अगर आपको वो वेवफ्रंट ट्रैक करनी है तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंशियल एनवेलप टू ऑल द सेकेंडरी वेवफ्रंट्स ड्रॉन. अच्छी बात है. तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गई. ये बन गया सोर्स. ये बन गया सोर्स. तो इसने अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स निकाल दी. वो सेकेंडरी वेव्स T सेकेंड्स में C2T रेडियस के स्फीयर में पहुंच जाएंगे. तो मैंने ये C2T रेडियस का एक स्फीयर बनाया विद P एज द सेंटर. एंड मीनवाइल द रे BQ, ये तो AP था, the ray BQ reaches the point R with this distance equal to C1T and this distance is equal to C2T. फिर क्या होता था? कॉमन टेंजेंशियल एनवेलप निकालते थे. अब मेरे पास इतना मतलब नहीं है कि हर एक पॉइंट से मैं निकाल लूं और फिर उसको कॉमन ड्रॉ करूं. तो मैंने क्या कर दिया? एक्सट्रीम रेस से जो बनने वाली वेवफ्रंट्स हैं उनको ले लिया बस, और उनका एक कॉमन टेंजेंशियल एनवेलप बना दिया. तो ये है वो टेंजेंशियल एनवेलप. यहां से इसको टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, राइट? Right. So this is refracted wavefront AB. AB आगे बढ़ के आया PQ तक, फिर PQ रिफ्रैक्ट होके RT बन गया, TR बन गया, राइट?
हाँ राइट। अभी तक मैंने कोई रिफ्रैक्शन वर्ड यूज किया नहीं किया, मैंने कोई लॉ नहीं लगा, मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल अप्लाई किया। आई हैव यूज्ड ओनली कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल व्हिच इज गिवन बाय हाइगन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टी सेकेंड्स। तो टी सेकेंड्स के बाद वही ए बी से जो पी क्यू आए थे, पी क्यू से वो क्या बन गया, टी आर। ये सेकेंड मीडियम में है तो शायद मैं इसी को रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बोलूं, इनफैक्ट इसी को मैं वेव फ्रंट बोलूं। अब चलते हैं हम लोग फिनोमेना रिफ्रैक्शन की तरफ। अब यहां पे आपने क्या देखा था, रिफ्रैक्शन में एक रे होती थी। सो दिस इज द रे ऑफ लाइट, राइट, which is made incident on the surface at point P. This is normal ray, this is angle of incidence, and this is angle of refraction. ये हो गए refracted ray. So AP is incident ray, so this has angle of incidence, and PTS, this is refracted ray, right? This is angle of R, right? Now, first law. Incident ray, refracted ray and normal ray lie on same plane. क्या दिख रहा है आपको? Lie on same plane. Do you see the three rays in the same plane? हाँ The incident ray and refracted ray lie on either sides of normal. On either sides of normal. दिख रहा है आपको? Now, finally, you have to verify 1 mu2. That is Snell's law. 1 mu2, refractive index of medium 2 with respect to 1 is sine of angle I by sine of angle R. This is what you have to verify. So 1 mu2 you have to verify is equal to sine I by sine R, right? Hello. हाँ सर। So this is what you have to establish. Okay. So 1 mu2 by definition is what? Speed of light in first medium to speed of light in second medium. By definition से तो यही होता है ना? By definition 1 mu2 is C1 by C2. Hello. हाँ सर। Refractive index, that is measure of optical density of one medium with respect to other, is speed of light in first medium to speed of light in second medium. Agree? हाँ सर। Now, let's multiply numerator and denominator by t. So this is C1t upon C2t. ये बन गया C1t by C2t. Now C1t in this figure is QR. So this is QR upon C2t is PT. C2t is PT. Right? All right. ऊपर नीचे PR से डिवाइड कर दो तो 1 mu2 is QR upon PR whole upon PT by PR. ये आ गया. Now this angle is I. How much is this? ये I है. ये कितना हो गया? ये 90 minus I हो गया. So now this is R. This is 90 minus R. This is 90. So this angle is R. So ये triangle में, this triangle, which one? QPR. QPR में QR by PR वो क्या हो जाएगा? In triangle PQR, the ratio QR by PR will be what? सर सिमिलर प्रूफ किया ना दोनों ट्रायंगल को? बिल्कुल नहीं. कैसे? ये दोनों तो सिमिलर है ही नहीं बेटा. कैसे सिमिलर लग रहा है? क्या कंफ्यूजन हो गया? देखो सिमिलर मैंने बिल्कुल प्रूफ नहीं किया. दिस इज एंगल आई. एग्री? हाँ सर. सो दिस इज 90 माइनस आई. सो दिस इज आई. नाउ दिस इज आर. दिस इज 90 माइनस आर. सो दिस इज आर. ये एंगल 90 हो गया. सो रेशियो क्यू आर बाई पी आर साइन आई नहीं होगा.
Sine of I is opposite side by hypotenuse. So QR by PR is what? Sin I. And इस triangle में PT side opposite to angle R upon PR. So opposite by hypotenuse once again is sine of angle R. So 1 mu 2 is sin I by sin R. Hence is Snell's law. That is what we say is Snell's law. Prove हो गया Snell's law. हाँ सर। Prove हुआ ना? हाँ सर। So this is what we say is Snell's law. So ये इस तरह से आपके तीनों laws verify हो गए. So मैंने कहीं पे भी रिफ्रैक्शन का कोई लॉ कहीं ऐसा बात करी मैंने कि विल डिविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल या ऐसा कुछ भी बात नहीं किया मैंने, राइट? मैंने वेवफ्रंट से स्टार्ट किया, वेवफ्रंट को ट्रेस किया t सेकंड्स के बाद, AB से PQ आइसोट्रोपिक मीडियम था, एक ही स्पीड थी तो सेम पहुंच गए यहाँ पे ऐसा. फिर यहाँ से ये जितना टाइम लगा उतना ये टाइम यहाँ से यहाँ लगा. मुझे मालूम नहीं था कौन सी रे होगी, मैंने तो सीधा एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बना दिया, फिर कॉमन टेंजेंशियल एनवलप ड्रॉ कर दिया, ये मिल गया मुझे ना. दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट या दिस इज वेवफ्रंट AB आफ्टर सम टाइम. यही मुझे ट्रैक करना था, ठीक है. ये ट्रैक होने के बाद मैंने दो रेज थी मेरे पास, दो ऑप्शन थे. इधर आई शुड गो विद VQR, मैंने AP चूज किया, एंड PTS, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. फिर ये आई 90 माइनस आई, ये आई, ये आर, ये 90 माइनस आर, ये आर में. तो 1 म्यू 2 मैंने निकाल के देखा तो मुझे C1 बाई C2 से स्टार्ट किया तो आई गॉट साइन I बाय साइन आर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज साइन I बाय साइन आर. क्लियर? हाँ। तो बस ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई. क्लियर? हाँ। ओके. सो रिफ्रैक्शन हो गया. अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है, क्या? विड्थ ऑफ वेवफ्रंट देखो चेंज हो गया, वेवफ्रंट का विड्थ चेंज हुआ है. यहाँ पे इतना था, यहाँ इतना हो गया, तो कुछ तो फर्क लग रहा है. लेट अस डिनोट बाय W1 एंड दिस इज विड्थ of the wavefront in second medium. Let's denote by W2, right? So cos I by cos R निकाल के देखते हैं क्या था. cos I by cos R. cos I कितना हो गया इस ट्रायंगल के अंदर? cos I क्या है? cos I in the first triangle, हेलो. हाँ सर। cos I कितना होगा इस ट्रायंगल में? देखो ना cos I PR PQ by QR by PR. PQ by PR, PQ by PR. और इस ट्रायंगल में cos R कितना हो जाएगा? PR by PR. PR by PR, PR cut बचा PQ by PR. Now PQ is what? Width of the wavefront in first medium to width of the wavefront in second medium. So this is cos I by cos R. इसके ऊपर भी questions पूछते हैं. Ratio of width of wavefront in the first medium to wavefront in the second medium, right? हाँ. So cos I by cos R is W1 by W2. This is ratio of width of wavefront in the two medium. तो इस तरह से हमारा रिफ्रैक्शन हो गया कंप्लीट. ओके, चलो अभी कुछ 4-5 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल और रिफ्रैक्शन के ऊपर.
So let's start. Suppose करो there is a reflecting surface. ये reflecting surface है, pure reflector, right? And यहाँ से एक spherical wavefront आ रही है, यहाँ से ये एक wavefront है, ठीक? ये ऐसे बढ़ रही है, right? You have to trace this wavefront post reflection. Reflection के बाद ये wavefront कैसे दिखेगी वो आपको बताना है. क्वेश्चन समझा? हाँ तो जैसे ये वेव फ्रंट यहाँ तक तो मैं लेके आ गया, अब मीडियम चेंज होने वाला है. अब ये वेव फ्रंट आपको कैसे दिखाई देगी? ये ऐसे यहाँ तक तो टच हुए, ये ठीक है. ये जो बच्चा वैसे कैसे आएगा, फिर इसके बाद कैसे जाएगी? यही वेव फ्रंट, मतलब एक ही वेव फ्रंट में बड़ी हो रही है, अब कैसे होगी इसके बाद? तो यू हैव टू ट्रेस द वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ. एग्जाम है ना, कल मेरे को सिलेबस देखना है. क्वेश्चन समझ में आया? 2 मिनट देता हूँ, सोचो, फिर मैं बताता हूँ. सर, एक सेमी सर्कल जैसा आएगा नीचे से. समझा? हेलो. तो ये वेवफ्रंट कैसे नजर आएगी? सी दिस इज सोर्स. यही सोर्स मिरर में आपको यहां दिखाई देगा, राइट? ये तो याद है आपको? हेलो. हाँ सर. तो बस, हाँ, तो बस यही सेंटर लेके ये है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट. सर यही तो बोला मैंने. तो ये जो, मैं सुना नहीं बेटा, मैं माइक ऑफ था मेरा. हाँ सही होगा. सो दिस इज द सेकेंडरी सोर्स, मतलब दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड, इसका रिफ्लेक्शन है. तो ऐसा लगेगा जैसे वेवफ्रंट रिफ्लेक्शन के बाद यहां से निकल के आ रही, राइट? ओके. सपोज करो देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस. एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ फोकस है, फोकस पे एक स्फेरिकल वेवफ्रंट स्टार्ट होती है. फोकस से एक स्फेरिकल वेवफ्रंट स्टार्ट होती है. कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद ये वेवफ्रंट कैसे हो जाएगी? You have to trace this wavefront after passing through convex lens. सर इन्फिनिटी जाएगी. ये वेवफ्रंट यहाँ पहुंच नहीं. सॉरी, इन्फिनिटी में जाएगी क्या? जाना तो कैसे भी इन्फिनिटी. शेप बताना, वो शेप कैसे जाएगा? इससे पास होने के बाद शेप कैसा हो जाएगा? अभी स्फेरिकल है ना. बिफोर पासिंग थ्रू लेंस इट इज स्फेरिकल इन शेप. आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस व्हाट विल बी द शेप ऑफ द स्फेरिकल वेवफ्रंट? सर बदलेगा क्यों लेकिन? बदलेगा क्यों? क्योंकि उसको बदलना है. ऐसी बात कर रहा है बेटा, क्यों नहीं बदलेगा? वेवफ्रंट जब तक आइसोट्रोपिक मीडियम में रहता है तब तक प्रेडिक्टेबल रहेगा. आपको ऐसे देख के समझ में आएगा सीधी जा रही. अब वहां पे जाने के बाद ये वाली, ये जो रेज आ रही थी, इसको ज्यादा डिस्टेंस यहाँ कवर करना है, इसको कम डिस्टेंस, इसको और कम, इसको और कम. तो नेचुरली यहाँ पे वो जो डिस्टेंस कम नहीं कवर करेगी. ये रे जो यहाँ पहुंचेगी, जो ये रे डिस्टेंस कवर करेगी, वही टाइम में ये वाली उतना डिस्टेंस थोड़ी कवर करेगी, बिकॉज उसको ग्लास के अंदर से जाना है. तो शेप चेंज नहीं हो जाएगा? होएगा लेकिन हेलो. सर क्या पता से इक्विवेलेंट रहेगा ना. हाँ, मैं बताता हूँ. इसके बाद वो वेवफ्रंट हो जाएगी ऐसे सीधे
स्ट्रेट हो जाएगी। कैसे? अब क्वेश्चन है हमको कैसे समझेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम कैसे समझ पाएंगे? तो आपको वेव फ्रंट एक साथ सोचना मुश्किल होगा, बट वेव नॉर्मल आप सोच सकते हो। वेव नॉर्मल इटसेल्फ इज रे, नहीं, यहां से रे आ रही है, देखो ये रे है, बराबर है, हाँ ये रे है ना। जो भी रे फोकस से निकल के आती है आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, वो हो जाती है सीधी। ये तो याद है, ये भी भूल गए। सो ये याद है। रेज हैं, दीज आर द रेज जो लेंस से पास होने के बाद स्ट्रेट हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो ये रेज हैं, रेज के परपेंडिकुलर हमारा वेव फ्रंट होगा। तो वेव फ्रंट हमारा हो गया ऐसा, रेज हो गई एक्सिस के पैरेलल, और जो वेव नॉर्मल होती हैं, जो रेज होती हैं, उन्हीं के परपेंडिकुलर या नॉर्मल हमारा वेव फ्रंट होता है। तो बस उसके नॉर्मल सरफेस बना दो। समझा सर। क्या आपको समझ में आया? गुड। तो ये हो गया अपना वेव फ्रंट आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? क्लियर। अच्छी बात। एक और बताना। तो अगर आप रेस के हेल्प से सोचोगे ना, तो आपको इजी लगेगा सोच पाना, राइट? चलो एक ये बताओ, ये लेंस है, राइट? ये पैरेलल वेव फ्रंट आ रही है आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, ये कैसे हो जाएगी? What will be the shape of the wavefront after passing through the convex lens? सर स्फेरिकल हो फोकस पे जाएगा। सोर्स होगा और सर्कल बनेगा। स्फेरिकल बन जाएगा। सॉरी सॉरी, क्या बनेगा? फोकस सोर्स होगा, सोर्स फोकस पे होगा, उस पे स्फेरिकल बन जाएगा। कैसा स्फीयर? हाँ, जैसा ये सेकंड क्वेश्चन में वैसा। हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। कैसे? ये जो भी रे आगे नहीं जाएगा पैरेलल जो सर। जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, वो बाद में फोकस से पास। एक मिनट, सब बता रहा हूँ मैं। ये सारी रेस कैसे हो जाएंगी? फोकस से पास हो जाएंगी। तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा, राइट? फिर इसके बाद आगे जाने के बाद फिर ये ऐसी हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको ट्रेस करने के लिए पूछूंगी। नेचुरली इसके बाद फिर से वेवफ्रंट, ये जो सोर्स बन गया तो ये फिर से एमिट करेगा, तो ये फिर से स्फेरिकल वेवफ्रंट बन जाएगी ऐसे। लेकिन पहले ऐसे रहेगी, यहाँ पे कन्वर्ज होगी, फिर यहाँ से नई वेवफ्रंट निकलेगी। हेलो भाई, पहले तो सारी रे फोकस पे जाएंगी ना, पहले सारी रेस फोकस पे मिलेंगी, फिर उसके बाद वहां से डाइवर्ज होंगी ना, फिर बाद में बाहर निकलेंगे, राइट? तो इनके सब नॉर्मल सरफेस तो ऐसे ही आएंगे। अरे कोई तो हाँ ना बोलो। हाँ सर। सो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट इन सम केसेस। ऐसे बहुत सारे बना सकते हो आप। कॉनकेव लेंस ले लो, कॉन्वेक्स मिरर ले लो, कॉनकेव मिरर ले लो। हाँ, मिरर से भी निकलता है, तो मिरर के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट मिरर चलो लकीली इस बार एग्जाम में नहीं है, बट यू कैन थिंक ऑफ। कभी भी आपका दिमाग नहीं चले तो आप क्या करना, वेव फ्रंट मत सोचना, वेव फ्रंट को साइड कर दो, ठीक? कीप वेव फ्रंट असाइड। व्हाट यू हैव टू इमेजिन इज वेव नॉर्मल कैसे जाएंगी। और वेव नॉर्मल आपको खूब आता है, बिकॉज रे डायग्राम आपने खूब बनाया। तो रे डायग्राम के हेल्प से आप वेव नॉर्मल ट्रेस कर लो, बस वो वेव नॉर्मल्स बनने के बाद परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बनाते जान दो। ओके, हाँ अच्छा, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया ना। ना चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं रिफ्रैक्शन पे।
चल do this. क्या? A ray of light of wavelength 6000 angstrom travels from air to glass. If light falls at an angle of 60 degree and refractive index of glass is 1.5. Find the frequency of light in air and glass, wavelength of light in glass, width of wavefront in glass, given width in air is 4.5 centimeter. Do it. सर सेकंड का 4000 आर्मस्ट्रांग है क्या? फर्स्ट का क्या है आंसर? 5 into 10 raised to 14 hertz आना चाहिए. आया? 3 into 10 raised to 8. फर्स्ट का आंसर है 5 into 10 raised to 14 hertz. आया सबको? See, velocity of any wave is f into lambda. So f is equal to what? C by lambda. Speed of light in air is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Lambda is 6 into 10 raised to minus 7. So this is 0.5 into 10 raised to 15 hertz. 5 into 10 raised to 14 hertz. Now my question is, this is in air. What about glass? Glass में क्या आ जाएगी frequency? Hello. क्या है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. हाँ सर. ग्लास में कितना होगा? 6000 by 1/5 1.5. 33.3 into 10. 6000 by नहीं frequency of light in air and glass में frequency. Sorry. तो ग्लास में भी सेम रहेगा. Frequency does not changes. Frequency remains same. Frequency does not changes with medium. With change in medium. मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, वही रहेगा. तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस विद चेंज इन मीडियम. समझा? हाँ सर. ओके. नेक्स्ट क्या है? वेवलेंथ. तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर दे रखा 6000. वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, राइट? तो लैम्डा a mu g is lambda g by lambda a. So lambda a by lambda g. So this is 1.5 is equal to 6000 upon lambda in glass. So lambda in glass is 6000 upon 1.5. That is 4000. So 4000 angstrom is answer. Now third part. Width of wavefront in glass, given that width in air is 4.5 centimeter. ये क्या होगा? Cos I by cos R is equal to W1 by W2. हाँ, तो निकालो. I दे रखा है, R नहीं दिया. R कैसे आएगा? Width of wavefront का फॉर्मूला है हमारे पास, cos I by cos R is equal to W1 by W2. ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है. तो क्या करेंगे? पहले R निकालना पड़ेगा. तो R कैसे कैलकुलेट होगा? R कैलकुलेट करने के लिए sin I by sin R यूज करना पड़ेगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज sin I by sin R.
refractive index of medium is sin I by sin R. A mu G is sin I by sin R. 1.5 is sin 30 degree upon sin R. So sin R is 1 by 2 upon 3 by 2. It's 1 by 3. तो cos R कितना हो जाएगा? This is R. This is 1 by 30 डिग्री था कि 60 डिग्री था? 60 था क्या? My mistake. 60 था ना पक्का? देख लो सर एक बार, मैंने तो 60 देखा था। हाँ 60 था। कोई बात नहीं। तो √3 by 2 upon 3 by 2. 2 कट. This is 1 by √3. So 1 by √3 ये हो गया √2. ठीक? हाँ। So cos R यहाँ से मिल जाएगा आपको। √2 अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। cos I cos 60 upon cos R is equal to 4.5 upon W2. So W2 is cos R. cos R कितना हो गया? √2 by √3 into 4.5 upon cos 60. Cos 60 is half. तो ये हो गया 9. 9 that is 3√3 into 3√6. √6 कितना होता है? √6 is 2.45 approximately. तो ये हो गया हमारा 7.35 अच्छा सेंटीमीटर। तो 4.5 का हो गया 7.35 सेंटीमीटर, राइट? हाँ। तो इस तरह से कहानी हुई हमारी ये कंप्लीट। ओके, इसमें एक ही टाइप का सम ही होता है, बाकी और भी कुछ डाल देते हैं उसमें। लैम्डा भी डाल देंगे, सॉरी वेव फ्रंट भी क्या बोलूं, वेव नंबर भी डाल सकते हैं क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, वेलोसिटी पूछ सकते हैं, ठीक, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑलरेडी हमने किए भी होंगे पहले। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आई क्लोज दिस टॉपिक, राइट? सो रिफ्लेक्शन समझ लिया हमने, रिफ्रैक्शन समझ लिया हमने, कुछ क्वेश्चन समझ लिया हमने। नाउ नेक्स्ट फिनोमेना, let's try to understand Doppler effect in light. डॉपलर इफेक्ट तो वो ट्रेन वाला था ना सर? हाँ, तो लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वेव, तो इसमें भी तो दिखना चाहिए। डॉपलर इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए? हाँ सर। हेलो, कंफर्म करा रहा था। तो इसमें भी तो डॉपलर इफेक्ट नजर आना चाहिए ना? हाँ।